गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में जीपी कर रहे थे, कुछ फॉर्मूले कर लिए थे जीपी के, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला भी कर लिया था। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कर लो पहले, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसका सम निकाल लो, सम टिल इनफाइनाइट। चलो पहले वाले में आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड फॉर दैट सेंस 1, ये सब एक जीपी बनाएंगे इनफाइनाइट। 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब अलग जीपी बनाएंगे। 1 में 1 माइनस 1/2 येलो वाले का आंसर आ जाएगा। 1/3 में 1 माइनस 1/3 ब्लू वाले का आंसर आ जाएगा। A/में 1 माइनस हाफ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, 2/3, 2 plus 1/2, which will give you 5/2. That's your answer. इनफाइनाइट जीपी का 2 बार फॉर्मूला लगाया, that's all. नेक्स्ट क्वेश्चन एक जीपी है जिसमें सम टिल इनफाइनाइट, सम इनफाइनाइट इज गिवन टू यू 4, sum till infinite is given to you 4, second term of that GP is given to you x, then find the possible values of x. x की possible values आपको निकाल के देनी, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है क्यों है मैं बताता हूँ। इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका क्वाड्रेटिक का। सम इज इनफाइनाइट, तो सम टिल इनफाइनाइट है किसका? एक इनफाइनाइट जीपी का है। किसका? एक इनफाइनाइट जीपी का जिसकी सेकंड टर्म एक्स, सेकंड टर्म एक्स है भाई। फर्स्ट टर्म क्या है नहीं पता, थर्ड टर्म क्या है नहीं पता, कॉमन रेशियो क्या है नहीं पता। बट सपोज मैं कॉमन रेशियो को आर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं? सपोज कॉमन रेशियो को आर ले लेता हूँ। That is what I am assuming from my end. Okay. So the first term must be x by r. Then in that case, जब भी तो second term x होगी,
and the next term would be xr and then xr square and so on till infinite. मुझे x के टर्म में लाना था क्योंकि मुझे x की वैल्यू पता है और x की वैल्यू निकालना और x गिवन भी है क्वेश्चन. अब इसको सम टिल इनफाइनाइट अगर मैं करूंगा तो डेफिनेटली द फर्स्ट टर्म इज x बाय r अपॉन में 1 माइनस r. ये आएगा. ठीक है. सम टिल इनफाइनाइट आपको गिवन है 4, तो 4 into r minus r square is equal to x. Now what are the possible values of x? r. यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यूज क्या है जरा मुझे ये बताओ. तो मैंने ये बोला था कि सम टिल इनफाइनाइट जब निकलता है जब जो कॉमन रेशियो है ना वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा एंड डेफिनेटली 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 पे तो जीपी बनेगा ही. इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? So what you need to do is, if you need to find out the range of x, then you need to find out the range of this under this condition. अब कैसे निकालेंगे? तो r minus 1 by r का ग्राफ आपको पता है. मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ. है ना? ये हो गया आपके पास -1, ये हो गया आपके पास +1. ग्राफ आपका कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, 0 पे और 1 पे रूट आएगा, 1/2 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू आएगी. कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा. ठीक है. अगर आप रेंज निकालने की कोशिश करोगे कि -1, अगर आप इनपुट -1 से कहां तक डाल रहे हो, -1 से कहां तक डाल रहे हो भाई साहब? +1 तक. -1 से +1 तक मतलब आपके जो इनपुट है वो ये है, मतलब r की पॉसिबल वैल्यूज ये है. तो भाई मुझे ये बताओ कि आउटपुट कहां से कहां तक पॉसिबल है. तो आप बोलोगे यार इसके बीच में ना आउटपुट मैक्सिमम यहाँ पॉसिबल, मिनिमम तो यही आ रहा, इससे नीचे नहीं जाना है. मतलब सारे आउटपुट जो है ना वो आप देख लोगे कि ये सारे इनपुट के लिए सारे आउटपुट आपके पास यहाँ से. सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा? राइट. आप देख लो भाई, ये इनपुट ले लो, ग्राफ यहाँ पे आएगा, आउटपुट यहाँ पे आएगा, ग्राफ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. वैसे तो क्वाड्रेटिक में इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए, यहाँ पे भी डालोगे ना तो ये आउटपुट इधर बीच में ही आएगा, रेड में ही आएगा. तो मतलब ओवरऑल हमको रेट की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. अब रेट की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो भाई, छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात ही नहीं है आपके लिए. -1 पे इसका इनपुट देख लो कितना आएगा, -1 -1 -2 -8 आ गए. और भाई साहब 1/2 ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तो बिल्कुल पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है तो थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ में. -b/2 होता है अगर आपको याद हो तो. वैसे ये पॉइंट भी आपको पता है -b/2 है, -d/4a होता है, राइट? तो जरा मुझे बताओ तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 पे आउटपुट कितना है? हाँ ना, ये 4 को भी सीन में लेके आ गया हूँ. ये 4 भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. अरे कोई तो बताओ भाई. यस, वही से पूछने की जरूरत ही नहीं है, बताया ना रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में आर इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, इस रेंज में वैल्यू निकालनी है इसकी, इसीलिए तो ग्राफ बनाया है मैंने. रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मैंने पढ़ाया है ना आप लोगों को कि भाई एक्स की वैल्यू में अगर लिमिटेशन है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू में लिमिटेशन कहां से कहां तक आती है. नहीं पता है तो फिर बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है, जीरो प्रिपरेशन. क्योंकि पूरा एक क्लास में मैंने रिस्ट्रिक्टेड रेंज में डोमेन और वो सारी चीजें पढ़ाई थी. ये वैल्यू आएगी बात. सो एक्स जो है आपके पास कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम -n, इट विल एंड एट 1 एंड डेफिनेटली इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना? क्योंकि ये वाली इनपुट आपको लेना नहीं है, ये इनपुट लेना नहीं है, तो इसका आउटपुट भी जो 0 का इनपुट है वो 0 आउटपुट हो नहीं. दैट इज योर फंडा. छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टिपिकल जेईई मेंस का क्वेश्चन, टिपिकल जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन.
बहुत प्यारा जेईई मेंस के कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ, कोई भारी कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं हुआ, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग काम कर रही है, कुछ बड़ा नहीं है। एक इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज हुआ है एंड फिर एक ऐसी चीज यूज हुई है ना, ये तो बेटा फिर अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में तो फिर आपको क्वाड्रेटिक का रिवीजन करने की बहुत सख्त जरूरत है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में क्वाड्रेटिक की रेंज क्या निकालनी, मैंने सिर्फ यही काम किया है कि ये जो एक्सप्रेशन था, ये जो एक्सप्रेशन था अंडर दिस कंडीशन के आर की वैल्यू जो है मेरे पास रिस्ट्रिक्टेड है, -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है। अंडर दिस कंडीशन इसकी रेंज क्या निकलेगी, ये आइडियली मुझे ये ग्राफ बनाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू तो फॉर्मूला ही है, आर की वैल्यू तो फॉर्मूला ही है। आर की वैल्यू तो मतलब सम टिल इनफाइनाइट की कंडीशन क्या लिखाई थी मैंने, कॉमन रेशियो क्या होता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है ना, वही तो कंडीशन डाली है भाई। कॉमन रेशियो आर है तो -1 से +1 के बीच में लाएगा, दिस इज द कंडीशन। शुड नॉट इंक्लूड जीरो, जीरो के लिए मैंने मना भी किया था क्योंकि जीरो में जीपी नहीं बनता है यार, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा हमेशा। तो दैट पार्ट यू नीड टू टेक केयर फ्रॉम योर एंड। तो आपका क्वेश्चन ये है, आपका ओवरऑल क्वेश्चन ये चेंज हो चुका है। अब अगर आप इसको क्वाड्रेटिक की हेल्प से समझने की कोशिश करोगे कि यू नीड टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन अंडर द कंडीशन व्हेन r belongs between -1 to +1 open bracket should not include 0, this is the case। अब इस कंडीशन में आपको निकाल के देना है। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया प्योर और क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन। ये तो आइडियली मैंने सॉल्व किया, नहीं तो मैं अब आगे से सॉल्व नहीं करूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग यू कि मैंने क्लास में पढ़ाया है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि इसकी रेंज अंडर दिस डोमेन के सर नहीं भी बताएंगे तो अब हम निकाल लेंगे। इस टाइप का आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए बेटा, ठीक है। जस्ट आई एम गाइडिंग यू, क्योंकि क्या होता है अगर आप नहीं उस लेवल की प्रिपरेशन रखोगे तो फिर मजा थोड़ी आएगा, आपको आधी चीजें समझ में आना भी बंद होंगी विद टाइम। क्योंकि ईच एंड एवरी थिंग जो पुरानी कवर की है वो नई क्लास में कवर करना इज नॉट पॉसिबल ना, टाइम बहुत कंज्यूम होता है बेटा, नए टॉपिक भी पढ़ने देते हैं, राइट। ये आपका काम है, बट ठीक है यहाँ मैंने बताया है क्योंकि फर्स्ट टाइम अपन कहीं दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने ग्राफ की हेल्प से बता दिया। इसका ग्राफ बना दिया है मैंने, रिपीट कर रहा हूँ एक बार, इसका ग्राफ बना दिया, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड होगा बना दिया है, -1 और +1 यहाँ पे आएंगे ये भी मैंने बना दिया है। इसका ग्राफ बनाने के बाद में मैं देखा -1 पे आउटपुट -8 आ रहा है, +1 पे आउटपुट 0 आ रहा है, बीच में कहीं तो मैक्सिमम वैल्यू 1 अचीव कर रहा है, कब कर रहा है 1/2 के लिए करेगा, ठीक है। ये 1 वैल्यू यहाँ पे अचीव कर रहा है, -d/4 है, आप बोल सकते हो दिस इज -d/4 है, ये कोऑर्डिनेट -b/2 है, -b/2 है, कॉमा -d/4 है, होता है करेक्ट। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल जेई लेवल। तो दो चैप्टर को मिक्स करके दिया गया है आपको। चलो आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन ही कराऊंगा, अब नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा एंड दैट कॉन्सेप्ट वुड बी ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए अरिथमेटिक मीन का, याद है। देखो आधे मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या होता है। अपन बोलते हैं ना कि हमसे प्रिपरेशन नहीं हो रही हम बोलते हैं हमसे प्रिपरेशन नहीं हो रही, उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है। सबसे बड़ा रीजन मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट के साथ और एज ए स्टूडेंट। जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है, गलतियां बताता हूँ मैं, आप गलतियां कहाँ करते हो जहां से आपको फिर ऐसा लगने लगता है कि हमसे नहीं हो। अब जैसे मैंने आपको, दिस इज योर 5th टॉपिक, राइट, सीक्वेंस एंड सीरीज आपका 5th टॉपिक।
और ये टिपिकल मैथ्स में घुसे हुए था। दिस इज टिपिकल मैथ्स के एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, अपने खुद के कॉन्सेप्ट है, राइट। अब जो अभी तक आपने पढ़ा था वो ट्रिगो रेशियो पढ़ा, या ट्रिगो वन जिसको बोलते हो, ट्रिगो रेशियो, आइडेंटिटीज एंड ऑल दोस थिंग। एक आपने पढ़ा ट्रिगो इक्वेशन, एक आपने पढ़ा फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये फिर मैं एक और पढ़ा है आपने, इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। ये जो चार चैप्टर आपने पढ़ा, आज हम सीक्वेंशियल सीरीज कर रहे हैं, दिस इज अवर 5th टॉपिक, राइट। इनको अपन ने अच्छे डिटेल में पढ़ा, इसमें हमने कोई दो राय नहीं रखी है कि इनको बहुत डिटेल में बहुत टाइम दिया है। इसको भी अपन ने टाइम दिया है, इसको भी काफी टाइम दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी काफी अच्छा टाइम दिया है, और इक्वेशन एंड इक्वेशन में को भी अपन ने टाइम दिया हुआ है। और ये आप अगर दूसरी क्लासेस में देखोगे तो जितना टाइम इनको मिलता है ना, उससे अपन ने 2 से 3 गुना टाइम दिया। ये हम लोग देते भी हैं, बेस देने का रीजन भी है, हमारे पास अपना रीजन भी है इसको देने का, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपके वीक रह जाएंगे तो आगे मैथ्स में डिफिकल्टी होती है, और हम सारे सब्जेक्ट में यही करते हैं बेस। पर चलो, अपनी गलती क्या होती है, आज अगर मैं सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ रहा हूँ ना, तो आपको ये होना चाहिए कि ये जितने 4 टॉपिक है ना, ईच एंड एवरीथिंग विच एवर आई हैव कवर्ड इन क्लास, ईच एंड एवरीथिंग should be on your fingertip. Your mind, without any thinking, without any thinking, with full confidence, with full confidence. अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनको मैं इन चैप्टर के कोई भी कॉन्सेप्ट पूछूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुकलेट यू हैव सॉल्व्ड, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स जो मैंने नहीं पढ़ा है क्लास, ठीक है ना। तो बुकलेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपकी प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इन चीजों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो मैंने क्लास में कराया है, जो मैंने क्लास में कराया है। ट्रिगो इक्वेशन में मैंने फॉर्मूला कराया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर आ गया है तो भाई क्या होने वाला, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन अगर मैंने दे दिया है और उसके ग्राफ के बारे में बात हो रही है, कुछ भी बात हो रही है, ग्राफ से रिलेटेड हो सकता है, रेंज की बात हो सकता हो मैक्सिमम मिनिमा की बात हो सकता है रेंज एंड रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात हो। ये तो मैंने एक एक चीज डिटेल में क्लास में करी, एक एक क्लास लगाई है अपन लोगों ने इन चीजों के पीछे। ये चीजें आपको याद है कि नहीं याद है, ये मैं बोल कर रहा हूँ कि जैसे ही मैंने साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिखा तो आपको ये लिखना आना चाहिए विदाउट एनी सेकेंड थॉट, ये आपको आना चाहिए विदाउट एनी सेकेंड थॉट। Not only this, each and everything, whatever I have covered in class and whatever written in your notes copy, notebook, that should be in your mind. That is what the preparation is. That is what the preparation. अगर नहीं पता आप बोलोगे बाद में पढ़ के कर लूंगा, नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ग्राफ अगर मैंने बोल दिया तो इसमें कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, रेंज कौन से पॉइंट पे माइनस बी बाई 2a, माइनस बी माइनस डी बाई 4a का क्या इंपॉर्टेंस है, ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, रटा हुआ होना चाहिए। डेफिनेटली रटा हुआ जब होना चाहिए जब आपको समझा हुआ है, इसमें कोई सेकंड थॉट, मतलब मैंने बोला ना, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन योर माइंड विदाउट एनी थिंकिंग। आपको सोचना ही नहीं है और आपको वो चीज लिख देना है, डेफिनेटली उसके कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, विथ फुल कॉन्फिडेंस के इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे मैंने अगर आपको बोला यार मेरे को ऐसा करो, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बताओ, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इन अ गुड वे, देन यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, आप अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो। इसमें कोई दो राय मत रखना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, बट फैक्ट यही है कि आपने मेहनत नहीं करी। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा,
अगर सोचने में आपको टाइम लग रहा है और कॉन्फिडेंस नहीं है, nth टर्म तक जाने वाला फॉर्मूला, अगर सोचने में टाइम लग रहा है और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी गुड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। आप बहुत एवरेज तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपने 10th तक कुछ भी मचाया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट जो अब आप करोगे आगे वो मैटर करता है। वो ये करना होता है बेटा, जो सिंसियर बच्चा होगा ना उसको ये याद होगा। और अब देखना कि जो बच्चा हमसे वीक था, या जो बच्चा वीक था जिसके परसेंटेज कम भी बनते थे, जिसका दिमाग इतना नहीं चलता था, बट अगर उसने इस तरीके की प्रिपरेशन करी है कि ये सारी चीजें उसको याद है, तो आई एम टेलिंग यू वो बहुत अच्छा करेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों एग्जाम तक अच्छा करेगा, ये फैक्ट। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। ठीक है, अब ये गलती करने में हमारे क्या आता है, एक हमारा मन आता है कि जब हम क्लास अटेंड करते हैं ना, सिंसियरिटी से अटेंड नहीं करते, नोट्स नहीं बना रहे हैं, कभी कोई क्लास छोड़ दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग नहीं आ रही है तो छोड़ देंगे। भाई हम लोग यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज, पिछले 1-1.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग यहाँ आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, ये फैक्ट है बेटा। वी ट्राई कि जितना आपको इन्वॉल्व कर पाए, या जिस तरीके से आपको बता पाए कि जिस तरीके से आपको इंटरेस्टिंग रहे, वी ट्राई इट। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं, बट यार वी आर स्टडिंग मैथ्स, राइट? हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं यार, हम लोग कोई मजाक थोड़ी करते। हम हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थोड़ी है, पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट डेवलप किया हुआ। इंटरेस्टिंग कैसे बना दूं उसको? मतलब जो कंटेंट है वो तो मुझे पढ़ाना ही है। ठीक है, जहाँ टफ होता है वहां मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, जहाँ इजी रहता है वहां थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। वो मैनेज हम लोग करते हैं अपने लेवल पे। बट इंटरेस्टिंग हो या नहीं हो, जो चीज आपको करनी है वो चीज तो आपको करनी है भाई। ये फैक्ट मान के रखना, उसको सिंसियरिटी से करना। ठीक है, और अगर ये चीजें आपने नहीं, आपको आ रही हैं, ये जो मैंने 3-4 चीजों का बस एग्जांपल दिया है, अगर ऐसी चीजें आपने इनमें से 3 में से अगर 2 चीज क्लिक करी और 2 चीज भी क्लिक नहीं करी है, तो फिर मतलब अब आपको ये टाइम है कि अब आप सोच लो, क्योंकि अब अगर नहीं सोचोगे तो टाइम धीरे 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 निकलता जाएगा। बट मैंने यहाँ पे अगेन क्वेश्चन सॉल्विंग की तो बात ही नहीं करी है अभी तक। भाई क्वेश्चन सॉल्विंग तो जब सीन में आएगा ना, जब आप ये सॉल्व कर पाओगे, ये फॉर्मूला, ये चीजें आपको पता रहेगी, तो ही तो आप कर पाओगे, नहीं तो कर ही कैसे पाओगे? कर ही नहीं पाओगे। फॉरगेट अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग है, आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, अपने 100 क्वेश्चन पूरी बुकलेट सॉल्व कर ली, और ये फॉर्मूला आपको नहीं क्लिक कर रहा है, ये फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब है उस बुकलेट को सॉल्व करने का? ठीक है, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल एग्जाम्स, राइट? बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमको 10 बार रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, राइट? वी आर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स लाइक जेई मेंस। हमको प्रिपरेशन का टाइम, हमको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। रिवीजन का मतलब हमारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस होता है। आपको ये चीजें अगर रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी ना मेरे साथ, तो फिर ये गड़बड़। ठीक है, कहीं कहीं हम लोग तो खुद ट्राई करेंगे, भूलते हैं बच्चे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भूलोगे आप, ये भूले भी हो गया, बट वो भूलने के बाद कि अपने आप को चमकना कि नहीं मैं भूल गया हूँ, चलो जाके रिवाइज कर लेता हूँ, उस पर हार्ड वर्क पुट करना, उसको टाइम देना, उस पर स्ट्रगल करना, उससे लड़ाई करना, उससे फाइट करना, वो अगर एटीट्यूड है तो ही सक्सेसफुल आप बनोगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे बेटा। एग्जाम टफ है, बट इट डजेंट मीन कि आप नहीं निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो, बट सिंसियर एटीट्यूड होना चाहिए। आप सिंसियरिटी मैटर करने वाली। क्वेश्चन सॉल्विंग की तो बात ही नहीं करी, क्वेश्चन तो चाहिए ही चाहिए, बट इस स्टेप के बाद में चाहिए भाई। जब तक यही स्टेप नहीं है तो क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करो, डजंट मैटर। दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इन योर बैच, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, दैट इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इन योर बैच। एमटी आ रहा है, करंट क्लासेस छोड़ दो, मैंने आपको होमवर्क तो बोला ही नहीं अभी करने कि भाई होमवर्क करो सीक्वेंसिंग सीरीज का। मैंने कुछ बोला कि आपको, मुझे पता है कि ये 4 टॉपिक का इंपॉर्टेंस है, आज आप सीखोगे तो कल आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि कल आप जब टेस्ट दोगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा, अरे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब करो रिवीजन, फिर हो गए 7 टॉपिक आपके लिए। अब जितना 4 में आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है, तो 7 में कहां से रिवीजन कर पाओगे? आपकी रिवीजन का मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए। थ्योरेटिकल रिवीजन का अगर आप मांग रहे हो मैथ्स में, तो भाई बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, आपको मैथ्स और हिस्ट्री में डिफरेंस ही नहीं पता। ठीक है, ये मैंने लेटली आपके बैच में ऑब्जर्व किया है। दैट्स व्हाई दिस इज द टाइम वेयर आई कैन टेल यू, एंड वेदर एंड इन दिस टाइम यू कैन अंडरस्टैंड। और अगर अंडरस्टैंड कर चुके हो ये प्रॉब्लम जो अब आप फेस कर रहे हो, तो आप कुछ कर सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट की अब इसमें आपको प्रेशर में नहीं आना। प्रेशर में आ रहे हो तो मेरे से बात करो, सर ये वो दिक्कत आ रही है मेरे साथ, कि सर दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा है। यार बच्चे रहते हैं, मैंने आपको बताया, बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनको करना है, बट ना तो उनको गाइडेंस मिलता है, ना उनको समझ में आता है कि ये चीजों को कैसे हैंडल करें हम। अब किसी को ये प्रॉब्लम है कि सर ये नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, तो ये फिर तुम मेरे से डिस्कस करो ना।
कि नहीं सर ये प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने देखा है बच्चे फाइटर होते हैं भाई, अभी भी फाइटर होते हैं, वो फाइट मारते हैं और मारना भी पड़ेगा, नहीं तो अच्छी एग्जाम छोड़ दो, पर इजी एग्जाम क्रैक करो। इजी एग्जाम में भी ये मेहनत चलेगी यार, इंडिया में बहुत कंपटीशन है, किसी भी एग्जाम में आप जाओगे वहां पे कंपटीशन है। प्रिपरेशन तो एकदम दिल से करनी पड़ेगी आपको, दिल से, दिल दिमाग दोनों लगा के आपको करनी पड़ेगी। अरे आप फाइट मारते हो कि नहीं मारते हो, आज भी फाइट मारो ना। आप आपकी नेचुरल चीजों में फाइट मारते हो जहां आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट खेलना जाना है, तो आप जैसे तैसे मैनेज करके जाओगे। कभी मम्मी से क्या बोलोगे, कभी पापा से झूठ बोलोगे, जैसे तैसे यू विल मैनेज इट। सबने किया होगा कि आपका मन है, घर वाले मना कर रहे हैं, समहाउ यू विल बी मैनेजिंग इट, बिकॉज वो आपका डेडिकेशन, इसमें भी दिखाना पड़ेगा। और इसमें डेडिकेशन 99% बच्चों का नहीं लगता है बेटा, ये ध्यान रखना। ये स्टडी जो है ना, ये जो पढ़ रहे हैं अपन, ये कोई ऐसा नहीं है कि अंदर से बहुत इंटरेस्टिंग चीज है तो भाई हमारा मन लगना चाहिए, नहीं लगता, 99% का नहीं लगता, बट लगाना पड़ता है, यही तो फाइट है। तो ये चीजें समझो, आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करो। अभी ज्यादा टॉपिक नहीं हुए, अभी बहुत टाइम है आपके पास। नोट्स बहुत प्यारे तरीके से बनाओ, एक एक चीज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अगर ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई इस स्टेप के बाद, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा, अगर इस स्टेप के बाद आपको प्रॉब्लम आई है, तो आपको चेन नहीं पड़ना चाहिए। आज 2 बजे आपकी क्लास खत्म होगी, उसके बाद आज आपका काम होना चाहिए कि ये चीजें सर ने बताई है क्लास में, जब भी मुझसे कैसे नहीं हुई। जाओ पूरे नोट्स पढ़ो, एक एक चीजें सोचो, नहीं आए तो रिकॉर्डिंग देखो, अवेलेबल है यूट्यूब पे। समझो उस चीज को, और कैसे उसको छोड़ना ही नहीं है आप, क्योंकि छोड़ दिया तो गया। जितना फाइट मारोगे सीखोगे, और अब आप इस पे फाइट मारोगे, इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर इसके नोट्स देखोगे। अगर समझ में उस टाइम आ गया तो, और आपने नोट्स अच्छे से बनाए, तो रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नोट्स से काम हो जाएंगे। नोट से देख के समझ में आ गया, 4 एग्जाम्पल मैंने वहां पे दिए होंगे, एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कर लेना विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। अगर वो एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कर लिए तो ये क्वेश्चन भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फाइट मारनी पड़ेगी। फिर एक एक कॉन्सेप्ट को पिछला जाके रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे अटका, ये अटका, तो ये अटका तो ठीक है, ये तो अटक सकता है, अभी के फॉर्मूला आपको नहीं क्लिक किया, जो भी हुआ, क्योंकि नया टॉपिक है। ठीक है, बट जो भी चीज पुरानी अटकेगी, उसको पुराने जाके रिवाइज करो, तो सीख जाओगे। तो अब आगे से कभी भी ये चीज आएगी 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद भी, या एग्जाम में भी, तो अब आपसे हो जाएगी। आ रहा है समझ में, यहाँ पे गैप मत करना, इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक, तो चीजें थोड़ी सी ध्यान रखो बेटा, क्योंकि टाइम चला जाएगा तो टाइम वापस नहीं आएगा। आप मुझसे 6 महीने बाद पूछोगे तो भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि नहीं यार अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम है। मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ आपसे कि नहीं कर सकते हो, बट जितना टाइम जाता जाएगा प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी उस चीज की। मैं तो आप एग्जाम के 3 महीने पहले भी पूछोगे जेईई मेंस में, मैं यही बोलूंगा, नहीं यार अभी भी टाइम है अच्छा स्कोर करने का, ऐसा ऐसा कर ले तो स्कोर हो जाएगा। बट वो एटीट्यूड कहाँ से लाऊंगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड कहाँ से लाओगे? एटीट्यूड तो टाइम के साथ ही डेवलप होता है भाई, एक दिन की बात थोड़ी है। मेहनत तो आदमी के नेचर में होता है, वो डेवलप करना पड़ता है, अगर नहीं है तो। वो चीजों को समझो, थोड़े से मैच्योर बनो। राइट, वी आर स्लोली एंटरिंग इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, के प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम लोग इंटर कर रहे हैं। आपका मन आज नहीं है क्लास करने का, आप नहीं करोगे, बट मेरा मन नहीं है आज क्लास लेने का, तो मुझे लेना पड़ेगा। राइट, दिस इज व्हाट द प्रोफेशनलिज्म इज। सो आपका मन आज नहीं है क्योंकि आप उस लेवल पे हो कि आप नहीं करोगे तो चल जाएगा, बट मेरा मन से काम थोड़ी चलेगा यार, नहीं यार आज मन नहीं कर रहा, आज सुबह उठ के मेरा मन नहीं किया पढ़ाना, ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ाना पड़ेगा ना। राइट, तो जब पढ़ाना पड़ेगा, जब आपको भी आज 5-7 साल बाद यही काम करने हैं, कुछ भी काम करोगे, कोई भी वर्क करोगे, तो आपका मन करेगा नहीं करेगा, बट प्रैक्टिकली उसको करना पड़ेगा आपको। या तो आपका बॉस, या बिजनेस है तो बिजनेस में लॉस, नहीं तो आपका बॉस आपको 4 गाली देगा, बोलेगा ऐसे थोड़ी होता, निकलो कंपनी से बाहर। तो करना तो है, वो एटीट्यूड आज नहीं तो कल डेवलप करना है। आप जितना जल्दी कर लोगे उतना बेनिफिट आपके पास रहेगा। और मैं बोल रहा हूँ, ये जो 2 साल है ना, ये सबसे ईजी होते हैं आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के। आप जॉब में जाके सक्सेसफुल होना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट कंपैरिजन टू स्टडी करके सक्सेसफुल होना। आज आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, तो एक सॉर्ट ऑफ सक्सेस का आपको एक आइडिया लग गया। लाइफ में आप एक कैटेगरी से ऊपर हो गए, आपको जॉब की बेसिक चीजों की पहचान की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप समझो, कल से आपने एक अच्छा कॉलेज ले लिया, बिट्स ले लिया मान, तो अब आपने जहाँ किसी को बोल दिया कि मैं बिट्स से पास आउट हूँ, आपका काम खत्म होता है आधे से ज्यादा। उसको समझ में आता है, नहीं यार ये बेवकूफी, इसमें कुछ तो है ना। बाद में काम खराब करोगे तो निकाल देगा, वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट पहला इंप्रेशन आपका बनने का। तो ये कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में इंटर कर रहे हो बेटा, वो एटीट्यूड डेवलप करो, अपने मन पे काम मत करो कि मेरा मन हो रहा है
ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होती है वो चीज, बट फाइट तो माना, उसी को तो चेंज करना, वही एटीट्यूड चेंज करना, डेवलप करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो बहुत ज्ञान हो गया आज की क्लास में, आगे बढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक लिख पढ़ते हैं। ठीक है, चलो 2 मिनट देना मेरे को, फिर चालू करते हैं। चलो ज्योमेट्रिक मीन पढ़ते हैं। मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन के बारे में ये भी बताया था जब हमने एपी में पढ़ा था। मैंने बोला था कि यार जीपी और एचपी में सेम कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। यहाँ पे सेम ही कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, मान लो 2 नंबर या 3 नंबर है, ए और बी। ठीक है, 2 नंबर है, मैंने बोला इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है। तो आपने बोला कि चलो सर ज्योमेट्रिक मीन को हम कैपिटल जी मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ए और बी दो नंबर हैं, इसका अरिथमेटिक मीन क्या है। तो आपने ये प्रूफ किया हुआ है कि अगर अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए है देन वो a+b/2 होता है। ये आपने प्रूव किया हुआ। और आपने आपने आपको ये भी पता है कि अगर ए अरिथमेटिक मीन है तो ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी एक एपी की सीरीज बनाते हैं, ये कंपल्शन होता है। राइट, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है, अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब ये होता है कॉन्सेप्चुअली कि ए, कैपिटल जी और बी किस में होंगे, तो ये जीपी में होंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एपी का था, यहाँ पे जीपी का है। अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है तो ये दोनों नंबर को बीच में पुट करोगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस बनेगा। ए अरिथमेटिक मीन है तो ये सीक्वेंस बनेगा। अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि b माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल ए माइनस ए होने वाला है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आप बोलोगे सर जी बाय ए इज इक्वल टू बी बाई जी होने वाला, राइट, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो लोगे तो वो सेम आने वाला है। यहाँ से आपने इसीलिए बोला था कि सर ए को यहाँ ले जाएंगे तो 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा सर। वही आपने यहाँ पे लिख दिया था कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है तो ये रिलेशन आपको होल्ड करवा देगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको क्या होगी, होल्ड करवा देगी। या कहीं कहीं आपको जी इक्वल टू रूट ए बी भी मिल जाएगा, रूट ए बी भी मिल जाएगा, प्लस माइनस ए बी भी, प्लस माइनस रूट ए बी भी चल जाता है। क्यों चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस रखूं या माइनस रखूं वो जीपी में आता है। ठीक है, तो ये फंडा ज्योमेट्रिक मीन का है, यही फंडा हार्मोनिक मीन में भी मैं काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो कभी भी अगर 2 नंबर के बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो भाई 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन अगर जी है तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आना चाहिए। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपके पास होल्ड करना चाहिए, कंपलसरी है ये कंडीशन एपी के लिए। और एचपी में भी पढ़ेंगे तो सेम तरीके से कि सीक्वेंस एचपी में आना चाहिए। मतलब आपने एचपी नहीं पढ़ा पर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर ए बी अगर 2 नंबर है, एचपी क्या होता है आपको नहीं पता है, बट कॉन्सेप्ट सिर्फ हार्मोनिक मीन का मैं बता देता हूँ कि हार्मोनिक मीन अगर कैपिटल एच है तो ये आपके लिए कंपलसरी है कि ए, कैपिटल एच और बी ये किस में होंगे, तो ये एचपी में होंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये अब एचपी की कंडीशन क्या है आपको नहीं पता है तो ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो आप। बट जस्ट मैं बता रहा था कि एच एम, जीएम और एएम तीनों में ये कंडीशंस आपके पास होने वाली है। ठीक है, तो जरा ये चीज नोट कर लो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल सिंपल आ जाएंगे इनके। अगर आप एग्जाम्पल लेना है, फाइंड अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 5। सो अरिथमेटिक मीन 2 + 5/2, ज्योमेट्रिक मीन √10। पॉजिटिव नंबर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बेटा।
ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन क्या करना, मतलब ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन मैंने किया ना, ये दिस इज द डेफिनेशन, और क्या, मैथमेटिकली दिस इज द डेफिनेशन। बोल। Sir, both plus and minus, how will it be right? Like if the series is in positive numbers, then अगर मुझे हाँ, negative, पॉजिटिव नंबर्स में है तो फिर तूने कंस्टेंट डाल दिया, पॉजिटिव नंबर्स हैं तो तूने कंस्टेंट डाल दी, कंस्टेंट डाल दी, लेकिन A पॉजिटिव and B are नहीं। positive, तो G कैसे negative आएगा? मुझे फिर क्या तो पता सही है है। एंड बी पॉजिटिव। नहीं, suppose A and B are positive, हाँ तो जी example. पॉजिटिव आएगा फिर। पर देखना, जैसे 2 है, ठीक है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है ना, 2 है, -4 है और 8, क्या ये जीपी में नहीं है नीचे वाला, ये जीपी में है राइट, पहला वाला। Yes sir, कॉमन minus to रेशियो कितना multiply. है, राइट, तो -2 मल्टीप्लाई हो। अच्छा, okay sir. बट हम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करते, हम पॉजिटिव वैल्यू ही लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे, आप देखो नोटिस करो, मैंने पॉजिटिव वैल्यू ही ली। तो जब भी काम पड़ेगा ना, जनरली ऐसा आता है तो ठीक है ये, बट कॉन्सेप्चुअली ठीक है, ये भी गलत नहीं होता है कि वो जीपी में बनेगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो तीनों मैंने लिखे हैं ऐसे ही काम करते हैं, डिफरेंस सिर्फ क्या आता है, फॉर्मूलेस का आ जाता है, लॉजिक का आ जाता है भाई, कि ये लॉजिक अब एपी का है और यहाँ पे ये लॉजिक अब जीपी का। अच्छा, इधर से ही अगर मैंने ये लिखा, ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया था कि एबीसी अगर जीपी में है तो कंडीशन क्या आती है, तो कंडीशन यही आती है कि बी स्क्वायर की वैल्यू एसी के बराबर होनी चाहिए, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एसी के बराबर होनी चाहिए। और इस केस में ये जो बी होता है ना, ये जो हम ये बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ये भी बोल सकते हो आप। चलो आगे बढ़ूंगा। अब अगर आपको एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। अब मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक सेकेंड, अगर मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भाई इंसर्ट 7 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 5, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर 7 ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको इंसर्ट करनी है, 7 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी है, तो अब आपको अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट याद होगा कि मैंने किस तरीके से आपको बताया था। अगर ज्योमेट्रिक मीन आपके पास G1 G2 टिल G7 है, दिस आर द 7 ज्योमेट्रिक मीन जिसको मुझे इंसर्ट करना है 2 एंड बी के, 2 and 5 के बीच में। तो कॉन्सेप्ट मेरा ये बोलता है कि 2 अपनी जगह, G1 G2 G3 टिल G7 से लेके 7, ये किस में आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आएगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट।
राइट, यही एपी में था। अगर 7 अरिथमेटिक मीन करने रहते तो A1 A2 A3 टिल A7 करता और मैं सीक्वेंस को क्या बोल देता, मैं बोल देता कि ये सीक्वेंस जो है ये किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ कि इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीक्वेंस में? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं 7 है। दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय सेकंड टर्म। याद है यही कॉन्सेप्ट हमने एपी में एएम में भी यूज किया था। दिस इज माय थर्ड टर्म, दिस इज माय फोर्थ टर्म, एंड दिस वुड बी माय एट्थ टर्म, एंड दिस वुड बी माय नाइन्थ टर्म। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आपके पास ये G1 आ रहा है तो टर्म 2 आ रही है, G2 आ रहा है तो टर्म 3 आ रही है, G3 आ रहा है तो टर्म 4 आ रही है, G7 आ रहा है तो टर्म 8 आ रही है, और जब 7 खुद आ रहा है तो नाइन्थ टर्म आएगी। दिस इज हाउ इट वर्क। हाँ, यहाँ पे फाइनली 5 आएगा, तो मैंने यहाँ पे ये 5 आएगा, है ना, 2 और 5 के बीच में निकाल। अब हमको कुछ भी वैल्यू निकालनी है तो हमको ये पता है कि यार इस सीक्वेंस की जो नाइन्थ टर्म है ना वो 5, और नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू आर रेस टू द पावर n-1, और n-1 की जगह आएगा 9-1, राइट। तो यू कैन से दैट के 5 जो है वो 2 इंटू आर की पावर 8, तो मेरे पास 5/2 इज इक्वल टू आर की पावर 8 है। आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि देयरफॉर आर जो है मेरे पास 5/2 की पावर 1/8 है। पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं अभी, तो 1/8। अब आपको पूछा है कि यार ऐसा करना, आप निकाल दो फोर्थ अरिथमेटिक मीन। आपको वैल्यू निकालनी है फोर्थ अरिथमेटिक मीन की। मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ रही है? आपको वो बोल रहा है कि आप G4 निकाल के। अरे भाई साहब, अगर G4 निकाल के दिया आपने, G4 अगर आपने निकाल के दिया तो G4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? G4 इज एक्चुअली द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एंड इफ इट इज द फिफ्थ टर्म देन इट इज T1 इंटू आर की पावर 5-1। T1 आपके पास पता है कितना है, जो कि 2 है। R की पावर 4 आएगा, पावर 4, और R खुद कितना है, तो 5/2 की पावर 1/8 है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा G4 की वैल्यू। ये क्या आ जाएगा? G4 की वैल्यू। This is how it will work. The same way it was in arithmetic progression. यहाँ पे GM आना चाहिए भाई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले लग रहे थे। यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले लग रहे हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस तो जीपी में है ना भाई, ये एपी में थोड़ी, ये तो जीपी में बनेगा। और अगर आपको फॉर्मूला डेवलप करना है, तो अगर आपको फॉर्मूला डेवलप करना है, मान लो आपको बोलना है इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, सब वेरिएबल ले लिया अपन, ए एंड बी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि ए पहली टर्म रहेगी, G1 दूसरी, G2 तीसरी, G3 टिल Gn अरिथमेटिक मीन, और बी। ये आएगा आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसमें आएगा ये आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। G1 is the first arithmetic mean, second arithmetic mean, third arithmetic mean, nth arithmetic mean, and आपको n geometric mean, सॉरी arithmetic mean निकल रहा है बार बार geometric mean ही है बेटा वो, है ना, क्योंकि GM की बात कर। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि this is my first term of this sequence, this is my second term of the sequence, this is my third term of the sequence, this is my fourth term of the sequence, this is my which term, Tn plus 1th term of the sequence, and this is finally Tn plus 2th term of the sequence। ठीक है, अब आपको ये पता है कि Tn plus 2 की वैल्यू आपको गिवन है भाई, जो कि b है, एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज T1 इंटू आर रेस टू द पावर n-1, तो n की जगह n plus 2-1, ये ध्यान रखना, n की जगह n plus 2 आने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n plus 2, यहाँ पे n plus 2 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो b इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n plus 1 आ जाएगा। भाई साहब, r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी b अपॉन में a,
रेस टू द पावर 1 अपॉन में n+1। अब आपको कुछ भी निकालना है, मान लो आपको निकालना है, आपको फिफ्थ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन वुड बी द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फॉर्मूला तो यूज ही नहीं करना, इसीलिए तो मैंने पहले फॉर्मूला नहीं बताया, ये तो मैं जनरलाइज्ड आपको करवा दिया है मैंने ये वाला पार्ट, बट आपको करना तो यही है। आप फॉर्मूले क्यों क्यों याद रखेंगे, फॉर्मूले नहीं याद रखेंगे। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे, ये जो कॉन्सेप्ट है मेन, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रोसीड कैसे करना हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको बता था, कॉन्सेप्ट सिंपल है, फॉर्मूले याद नहीं रखने के लिए बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले तो याद ही नहीं रखने, ये तो सिर्फ मैं वेरिएबल के साथ भी आपको एक बार और प्रैक्टिस करा देता हूँ, बस वो कुछ नहीं। मान लो T6 is T1 into R की पावर 6 माइनस 1 पूछा जा रहा है आपसे, T1 A है और R आपके पास B बाय A की पावर 1 अपॉन में n+1 है, तो ये 5 अपॉन में n+1 आपके पास है। या फिर आपसे आरएथ अरिथमेटिक मीन पूछा, आरएथ तो आपने ठीक है यूज कर चुके हो, आपसे जीएमएथ अरिथमेटिक मीन पूछा है, तो आप Tm+1 निकालोगे, और Tm+1 निकालोगे तो T1 into R की पावर m+1 -1 आपके पास लगेगा, तो A इंटू बी बाय ए की पावर m डिवाइडेड बाय n+1 आपके पास फॉर्मूला, मतलब लॉजिक बन जाएगा। ये इस तरीके से आप कोई भी ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात कर रहा है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। यार मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, कि अभी तक नहीं करी है? कर ली थी ना लास्ट क्लास में। कर ली थी, हाँ कर ली थी, याद आ गया। हाँ ये तो कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल कर सकते हो, 1/, चलो आगे बढ़ेंगे। मुझे अब ये बताओ, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ n geometric means inserted between A and B। ए एंड बी दो नंबर है, उसके अंदर एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए तो उनका प्रोडक्ट निकालो। अरिथमेटिक मीन में उनका एडिशन निकाला था, कोई बताएगा क्या फॉर्मूला है?
अरिथमेटिक मीन में एन अरिथमेटिक मीन का एडिशन निकाला था हमने। n/2 a plus the last term a plus b, करेक्ट। n/2 into a plus b आया था। यहाँ पे क्या आएगा जरा आप निकाल के बताओ मुझे। हाँ वो वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, वो वाला मैंने बोला था ना कि ये वाला फॉर्मूला याद रखना कॉन्सेप्ट के बाद, क्योंकि डायरेक्टली यूज आ जाता है बट वो निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट याद मत रखो। मतलब ये वाला, जैसे ये वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको निकाल, जैसे यहाँ मैंने ये चीजें जो निकाली, आर की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीजें नहीं निकालनी, बट ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अगर ये याद रहेगा तो फिर डायरेक्टली यूज हो जाता है। तो अगर ए एक नंबर है और G1 G2 G3 टिल Gn और B ये एक जीपी बनाएंगे, ये आपको पता है। आपको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है G1 इंटू G2 इंटू G3 टिल Gn, इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज व्हाट वी आर डिमांडिंग राइट। तो G1 अगर आप देखोगे तो ये AR आ जाएगा, G2 अगर आप देखोगे तो AR स्क्वायर आ जाएगा, G3 आप देखोगे तो AR क्यूब आ जाएगा, Gn सिमिलर वे में देखे तो AR की पावर n आ जाएगा, करेक्ट। ये आ रहा है समझ। G1 क्या है, अगर A फर्स्ट टर्म है और R कॉमन रेशियो है तो G1 A इंटू आर है। G2 क्या है, इसमें R मल्टीप्लाई करोगे, G3 क्या है, इसमें R मल्टीप्लाई करोगे तो ये N क्या है, सो ऑन। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि A की पावर आएगी 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने टाइम्स आएगी, n टाइम्स, क्योंकि टोटल टर्म्स n है, G1 से लेके Gn तक n टर्म्स, तो ये n टाइम्स आएगी। और R की पावर क्या आएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n टर्म तक आएगी। दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो, A 1 प्लस 1 n टाइम्स आएगा तो A की पावर n, और R की वैल्यू यहाँ पे n/2 इंटू 1 प्लस n। AP का फॉर्मूला लगा दूंगा समेशन का, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा दूंगा, ये फॉर्मूला। तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो रहेगा, वो कुछ इस टाइप का रहेगा। A की पावर n इंटू R की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और A की पावर n इंटू R की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी B अपॉन में A, 1 अपॉन में n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, पावर मल्टीप्लाई होगी, ये n प्लस 1 और ये n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा A की पावर n इंटू B बाई A की पावर 1 बाई 2, n/2 सॉरी नॉट 1/2। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो A की पावर n B की पावर n/2 डिवाइडेड बाय A की पावर n/2, एंड इनफैक्ट इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो A की पावर n माइनस n/2 इंटू B की पावर n/2, which will give you A की पावर n/2 इंटू B की पावर n/2।
which is finally actually ab की power n by 2. And in fact you can write it like something like ab की power 1 by 2 the whole की power n. So ये थोड़ा सा आप समझो, रूट ए बी की पावर n आपके पास आंसर आया। एंड रूट ए बी कितना होता है, अगर a और b का ज्योमेट्रिक मीन में निकालता हूं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b कितना होता है, मैंने आपको बताया था रूट ए बी होता है। तो जो प्रोडक्ट है जो मुझे निकालना है, दैट प्रोडक्ट इज एक्चुअली उन दोनों नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, टू नंबर्स उसकी पावर n हो, ये होगा आपका फाइनल आंसर। कि जो दो नंबर है उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा उसकी nth पावर। तो अगर आपको n ज्योमेट्रिक मीन का मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो आप कुछ भी मत करो, जो दो नंबर है उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, वो अंडर रूट ऑफ ए बी होता है, आपको पता है, उसकी पावर n। सेम ए में भी कॉन्सेप्ट था, वो भी मैं लिखा देता हूँ। आर अपन ने यहाँ पे निकाला ना बेटा, यहाँ पे मैंने आर ये वाला यूज किया है ना, आपको याद नहीं रखना है बट यूज मैंने किया ये वाला आर। b by a raised to the power 1 by n plus 1, b by a raised to the power 1 by n plus 1। रिजल्ट निकालने के लिए यूज किया उसको। हाँ, ये दिस यू नीड टू रिमेम्बर। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा तरीका क्या रहेगा, भी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ये भी प्रूफ कर लो, देखना फिर खुद से घर खुद से सॉल्व करके भी देखना पूरा प्रूफ। मैं आपको वो एम और जीएम दोनों में करके बता दूंगा। चलो, तो यही जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है कि ए एंड बी दो नंबर हैं, है ना। इसमें मैंने बोला कि आई हैव इंसर्टेड, केस 1 में मैंने बोला इंसर्टेड एन अरिथमेटिक मीन। सेकंड केस में मैं बोल रहा हूं इंसर्टेड एन ज्योमेट्रिक मीन। Now my question is sum of n arithmetic mean inserted between a and b। और यहाँ my question is product of n geometric mean inserted between this two। My formula says it is n times of arithmetic mean of a and b। a and b का जो अरिथमेटिक मीन होगा उसका n टाइम्स होगा, और ये जो है आपके पास ये होगा ज्योमेट्रिक मीन जो होगा ना a एंड b का, उसका n टाइम्स होगा, पावर n की। हाँ, प्रीवियस पेज में बता दूंगा बट पहले इसको लिख लो। तो आपने जो फॉर्मूला डेवलप भी किया होगा वो कुछ ऐसा था, n
इंटू ए प्लस बी बाई 2। और यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने डेवलप किया है वो है n पावर रूट ए बी, राइट, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे कितना है, रूट ए बी, और यहाँ पे अरिथमेटिक मीन कितना है, ए प्लस बी बाई। तो लॉजिक आपको पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक लगते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एडिशन के कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने दोनों को साथ में करवा दिया कि भाई ये याद रहे। इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली करवा दिया, यहाँ पे भी करवा सकते। फाइंड सम ऑफ 100 arithmetic mean inserted between 2 and 5। और एक क्वेश्चन है, मान लो फाइंड प्रोडक्ट ऑफ product of 100 geometric mean inserted between 2 and 5। तो यहाँ आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 100 इंटू 2 प्लस 5/2। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 5। ये आपके आंसर आ जाएंगे डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलास। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा दिमाग चलो ये लिख लो। इसका बच गया तो लिख लो। हाँ वो लिख दो, मतलब जैसे ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से मैनिपुलेट करके रखना पड़ेगा। इसका प्रूफ खुद से करके देखना, खुद से होना चाहिए बेटा। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जो भी क्लास में मैंने पढ़ाया ना, खुद से होना चाहिए हर एक चीज। वो नहीं हो रहा है तो नोट्स का रिफर करो, फिर खुद से सॉल्व करो विदाउट सीइंग, जब ही दिमाग में बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। चलो, बढ़ते हैं आगे। ये क्लियर? आगे बढ़ूंगा, एक छोटा पार्ट कंप्लीट करा दूंगा आज, ताकि नेक्स्ट क्लास में हमको लोड ना रहे। एंड दैट छोटा सा पार्ट इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है समझना में, छोटा सा है, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है बस उसमें उर्दू में। तो अगर मैं बोलूंगा कि यार मेरे पास A1, A2, A3, A4 टिल An, अगर ये जो है मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, व्हाट डज दिस मीन? अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता तो आप बोलते सर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट आना चाहिए, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 A माइनस A3 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता तो आप बोलते A2 बाय A1 की वैल्यू A3 बाय A2 के बराबर आनी चाहिए, A4 बाय A3 के बराबर आनी चाहिए, सो ऑन। ये अपना अपना नेचर हो गया सबका सीक्वेंस का, है ना। इसका क्या नेचर है? तो ये बोलता है यार एचपी जो है ना, अगर ये एचपी में है तो इसका बस मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4 टिल 1/AN, ये किस में है? ये एपी में होगा। दैट इज द लॉजिक, दिस इज रिलेटेड विद एपी। अपने आप का एचपी का आप बोल सकते हो कि अपने आप का कोई ऐसा नेचर नहीं है, ये तो एपी से रिलेट करता है कि अगर कोई सीक्वेंस है वो एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल सीक्वेंस किस में आने वाला है भाई साहब? उसका रेसिप्रोकल सीक्वेंस आने वाला है एपी में। या फिर उल्टा कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एक सीक्वेंस है यार B1, B2, B3, B4, Bn, ये एक सीक्वेंस एपी में नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 1/B1, 1/B2, 1/B3, 1/B4 टिल 1/Bn किस में आना चाहिए? एचपी में आना चाहिए। ये होता है एचपी का मतलब, एचपी का लॉजिक। लाइक 2, 5, 8, 11, ये अगर एपी में है तो बिल्कुल ये एपी में, हमको पता है। तो 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 ये एचपी में है। ये कॉन्सेप्ट होता है एचपी का। एचपी इज रेसिप्रोकल ऑफ एपी बोल सकते हो। ईच इंडिविजुअल टर्म इज रेसिप्रोकल, इंडिविजुअल टर्म्स आर रेसिप्रोकल। नहीं नहीं नहीं, whatever series is in AP, the reciprocal of each individual terms, जो नया sequence बनेगा which is the reciprocal of each individual terms, that sequence is in HP, that sequence is in HP। like अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे भाई साहब आप ये बताओ, सिक्स, 3 and 2 आर इन एचपी, क्या ये एचपी में है? अब जरा बंद मुझे बताओ क्या ये एचपी में है? आर दिस सीक्वेंसेस आर इन एचपी? तो इसको चेक करने के लिए बोलेंगे
कि हमको ये प्रूव करना पड़ेगा क्या 1/6, 1/3 एंड 1/2 एपी में है? आर दे इन एपी? लेट्स चेक इट वेदर दे आर इन एपी और नॉट। 1/3 माइनस 1/6 निकालो, कितना आएगा? एलसीएम 6, 2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1/3 निकाल लो, कितना आएगा? अरे भाई साहब दोनों बराबर आ गया। अरे भाई साहब दोनों बराबर आ गया। यस यस, 1/6, 1/3, 1/2 are in AP. And if 1/6, 1/3 and 1/2 are in AP, therefore 632 are in HP. Yes, they are in HP. Yes, they are in HP. इंडिविजुअल टर्म का रेसिप्रोकल आपको चेक करना है कि इंडिविजुअल टर्म का रेसिप्रोकल शुड बी इन HP. ये बहुत फेमस नंबर है। जब भी हमको HP की जरूरत पड़ती है ना, हम जनरली शॉर्टकट करने के लिए हम ये 3 नंबर ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी देते हैं ये 3 नंबर, 6, 3 एंड 2. बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ कंफ्यूज भी होने की जरूरत नहीं। आपको बस ये कर देना है कि रेसिप्रोकल ले लेना है भाई साहब, और रेसिप्रोकल लेके उसको लिख देना। HP is just reciprocal of AP is not the mathematically 100% right sentence. Yes, it's right as far as feeling is concerned. कि ठीक है हमको ये फीलिंग आती है कि रेसिप्रोकल है, बट हमको आइडियली ये बोलना चाहिए इंडिविजुअल टर्म्स रेसिप्रोकल होती है। दिस व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, चलो बढ़ जाओ आगे। अब ऐसा करो आप, तो कॉन्सेप्ट यही है बेटा, कॉन्सेप्ट तो कहीं भी हम अलग नहीं लेके आएंगे, कॉन्सेप्ट यही देगा हमारा। अब अगर मैंने बोला यार ऐसा करो, ये अब आपको पता है कि 6 है, 3 है, 2 है, ये भाई साहब जो है ना ये है HP। इसका ऐसा करो, मेरे को nth टर्म निकाल के बता। फाइंड nth टर्म, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं वो मैं बताऊं। HP के खुद के अपने कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, HP का खुद का कोई फॉर्मूला नहीं होता, AP से इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि AP यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको nth टर्म नहीं पढ़ाया, बट मैंने आपको nth टर्म ऑफ AP पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो यूज देखना, मैं बताता हूँ आपको करीब वाला क्वेश्चन कि भाई 6, 3, 2 TN nth टर्म ऑफ HP, ये HP, राइट। आपको क्या निकालना है? आपको वैल्यू निकालनी है भाई साहब इसकी। प्रीवियस स्लाइड देख लो, पहले देख लो बेटा। बिल्कुल ऐसे मत लगाना, वही मैं बोल रहा हूँ ना, पता होना और लगाना एप्लीकेशन, इसमें बस इतना ही है, एप्लीकेशन गलत नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन इसीलिए स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? इसकी इसी की वैल्यू निकालनी है ना, वी हैव टू फाइंड TN। 6/n आ रहा है, देख लेते। तो अगर ये है तो मैं बोल सकता हूँ कि 1/6, 1/3, 1/2 टिल 1/TN किसमें होगा?
एपी में होगा, करेक्ट, यही बोलूंगा, राइट, इसमें तो किसी को डाउट ये दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, this is the nth term of AP, right, this is the second term of AP, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, इसको बस आप समझने की कोशिश करना। देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी कितना होगा, वन बाई थ्री माइनस वन बाई सिक्स होगा, करें, वन बाई सिक्स अभी अपन ने निकाला भी, ठीक है। अब nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी कितना हो जाएगा, विच इज वन बाई टी, तो फर्स्ट टर्म विच इज वन बाई सिक्स प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज अगेन वन बाई सिक्स, राइट, तो ये आ जाएगा वन बाई सिक्स प्लस एन बाई सिक्स माइनस वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स कैंसिल हो गया, एन बाई सिक्स इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ एपी विच इज वन बाई टी, तो वन बाई टी एन इज एन बाई सिक्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एन, टी एन की वैल्यू आ जाएगी सिक्स बाय, दैट इज योर आंसर, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड इन जनरल। कुछ इस तरीके से आपको निकालना है, नो फॉर्मूला फॉर सम, सम टिल एन टर्म्स आपको मैन्युअली ही निकालनी पड़ेगी, कोई फॉर्मूला आप रिलेट नहीं कर पाओगे, एपी से जो रिलेट कर पाओगे वो इस तरीके से एन जरूर आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं, एक और इसी पैटर्न पे कराता हूं मैं आपको, दो चीज कराऊंगा, एचपी खत्म हो जाएगा, फिर हमको एपी जीपी एचपी का कंबाइंड प्रैक्टिस करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। मान लो ए एक एचपी की सीरीज है, देन फाइंड nth टर्म,
फाइंड nth टर्म आपको निकालनी है, आपको nth टर्म निकालना। आपको डेफिनेटली tn की वैल्यू जो निकालनी है, आपको निकालना tn है, राइट। tn की वैल्यू निकालनी है आपको a के टर्म में, b के टर्म में और n के टर्म में। मैं फंडा बताता हूँ क्या है। फंडा ये है कि अगर ए बी ये सीक्वेंस एक एपी में होता है तो इसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पता है ना। nth टर्म का फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, b माइनस ए हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टू टर्म्स गिवन है आपको, तो b माइनस ए इज द कॉमन डिफरेंस। अगर ए बी और ये पूरा सीक्वेंस जीपी में होता है तो nth टर्म का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n माइनस 1, राइट। आर की पावर n माइनस 1 nth टर्म, और आर क्या आएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा b बाई। तो आपने देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, पूरी nth टर्म ए बी और n के टर्म में निकाल ली, यहाँ भी nth टर्म ए बी और n के टर्म में निकाल ली, ठीक है। वही हमको यहाँ पे भी करना है कि nth टर्म जो है वो मुझे a और b के टर्म में और n के टर्म्स में, इसको निकालो। चलो, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय टी एन जो होगा भाई साहब एपी में होगा, तो एपी की जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, तो वो होगी 1 बाई टी एन, क्योंकि भाई यही तो एपी की nth टर्म है। एंड 1 बाई टी एन का फॉर्मूला कितना होगा, फर्स्ट टर्म विच इज 1 बाय ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना होगा यहाँ पे इस एपी का, फर्स्ट टर्म माइनस द सेकेंड टर्म। सो अब देखो यहाँ पे मैंने एपी का फॉर्मूला यूज किया, ध्यान देना, यहाँ पे एपी का फॉर्मूला यूज किया है, ये एपी का फॉर्मूला है मेरे पास। बट मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना तो टीएन है ना भाई साहब। तो टीएन निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं रेसिप्रोकल देखूंगा। तो टीएन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 बाय बी माइनस 1। याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट ये है, इस कॉन्सेप्ट से दिमाग में रखना, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है nth टर्म का, बस टीएन की वैल्यू आपको कैसे निकालना, एप्लीकेशन आपसे आना चाहिए। रेसिप्रोकल कर दिया है बेटा इसका ना।
हाँ, दिस इज द व्हाट द nth टर्म निकालनी थी ना आपको, nth टर्म की वैल्यू निकालनी थी बेटा। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। अब मुझे ये बताओ कि फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये अगर क्वेश्चन ये आया, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 5। 2 and 5 को हम जब से यूज कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में भी, हार्मोनिक मीन में भी यूज करें, तो हम बोलेंगे कि हार्मोनिक मीन अगर आपके पास कैपिटल एच, इट मीन्स ये एचपी में होगा। और अगर ये एचपी में होगा तो 1/a, 1/h, 1/b एपी में होगा। और अगर ये एपी में होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b होगा। राइट, मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू, सो देयरफॉर यहाँ से 2/h इज इक्वल टू b प्लस a डिवाइडेड बाय ab होगा। एंड डेफिनेटली h का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ab डिवाइडेड बाय a प्लस। ये आपके पास हो जाएगा एचपी का, एचएम का फॉर्मूला। अगर दो नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना रहता है तो a प्लस b/2, ज्योमेट्रिक मीन निकालना रहता है तो √ab, और हार्मोनिक मीन निकालना है तो 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस। जैसे कि इसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो डायरेक्ट आपको 2 into 2 into 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, which is 20 divided by 7 is your harmonic mean। है ना, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया, एपी का फॉर्मूला लगाया मैंने, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस तरीके से एपी को यूज करना है। इसी चीज की अंडरस्टैंडिंग सेम अगर किसी ने बोल दिया कि भाई ए बी सी अगर एचपी में है तो क्या होगा, तो आप बोलना कि बी इज इक्वल टू कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होगा। एक सेकेंड, ट्वाइस ऑफ, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। या फिर इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी होगा। वही बात है जो अभी अपन ने यहाँ पे सीखी। ये तो बिल्कुल याद रखना है, ये तो याद रखना, ये याद, ये फॉर्म हार्मोनिक मीन इज ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय, ये तो इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला ना, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, which is the harmonic mean of A and B, which is this। उसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया कि अगर A B C यहाँ पे HP है तो B हार्मोनिक मीन होगा ना डेफिनेटली। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जो यहाँ पे फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यहाँ पे A और C है, दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली डिफरेंस।
चलो अब आपको मैं एक क्वेश्चन दूं, वो करना। क्वेश्चन insert 7 harmonic mean between 2 and 5। ये आपके लिए होमवर्क है। फाइंड ऑल, फाइंड ऑल हार्मोनिक मीन। आपको सारे हार्मोनिक मीन भी निकालने है ना, इंडिविजुअल सब H1 H2 H3 H4 H5 निकालने हैं। ये दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई। कॉन्सेप्ट वही है जो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का मैंने आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में समझाया था, सेम वर्कआउट यहाँ पे भी होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि 2 H1 H2 H7 till 5 ये एक HP बनाएंगे, दैट्स ऑल। अब आपको H1 H2 H7 की वैल्यू निकालनी है, वो आप मुझे निकाल के दे दो। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। आई विल एंड द लेक्चर हियर। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको रिवाइज करनी है पूरी चीजें। ठीक है, और ये होमवर्क करना है। बचा हुआ आप आपके जो पुराने टॉपिक है उन पे फोकस करो। अभी पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज करना, भूलना मत। एपी जीपी और एचपी सारी चीजें अभी चलेगा टॉपिक, थोड़े टाइम और चलेगा। स्पेशल सीरीज बाकी बहुत बाकी है, तो ऐसा नहीं है कि एमटी तक खत्म हो जाएगा, एमटी के बाद भी चलेगा ये, तो आपको टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ये ले लो भाई। Yes, class over from my side.